MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, चैप्टर सेकंड, स्वप्न प्रक्रिया अथवा ध्वनि विज्ञान। प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान से आप क्या समझते हैं? ध्वनि विज्ञान की शाखाओं का उल्लेख कीजिए, अथवा ध्वनि विज्ञान की विविध शाखाओं का उल्लेख करते हुए उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान का विवेचन कीजिए। उत्तर है, ध्वनि के अध्ययन से संबंधित शास्त्र ध्वनि हेडिंग रहेगी सबसे पहले, ध्वनि विज्ञान का अभिप्राय। ध्वनि के अध्ययन से संबंधित शास्त्र या विज्ञान ध्वनि विज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में ध्वनि विज्ञान के लिए फोनेटिक और फोनोलॉजी शब्द प्रयोग किया होता है। इनमें फोन का अर्थ ध्वनि है तथा टिक्स और लॉजी का अर्थ शास्त्र या विज्ञान है। फोनेटिक्स की भाषा में ध्वनियों की उत्पन्न करने वाले अंग ध्वनियों का वर्गीकरण को उत्पन्न करने वाले अंग ध्वनियों का वर्गीकरण व उसके स्वरूप का सैद्धांतिक अध्ययन रहता है। इस प्रकार फोनेटिक्स ध्वनि के अध्ययन का सामान्य विज्ञान है। यह अपने अध्ययन के लिए विश्व की समस्त भाषाओं से सामग्री देता है। फोनोलॉजी का संबंध भाषा विशेष से होता है। इसमें किसी भी भाषा या बोली विशेष की ध्वनियों पर विचार करते हैं। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान को पहले ध्वनि शिक्षा कहा जाता था। हिंदी में फोनेटिक्स की के लिए ध्वनि तत्व, ध्वनि शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, वर्ण विज्ञान, ध्वनि विज्ञान तथा फोनोलॉजी के लिए ध्वनि विकार, वर्ण विचार आदि नाम दिए जाते हैं। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान को पहले ध्वनि शिक्षा कहा जाता था। ये हो गया है ध्वनि विज्ञान की शाखाएं। अध्ययन की दृष्टि से ध्वनि की 3 आधार हैं, उच्चारण, दूसरा संवहन तथा प्रसारण, तीसरा श्रवण। इन्हीं तीनों के आधार पर ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। इसके अंतर्गत ध्वनि के उच्चारण तथा उच्चारण से संबद्ध तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा संवहनिक अथवा प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान। इसके अंतर्गत उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। इसमें ध्वनियों से सुने जाने तथा एतत् विषयक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उपर्युक्त 3 भेदों में प्रथम का वक्ता से, तृतीय का संबंध श्रोता से तथा द्वितीय का संबंध ध्वनि वाहिका तरंगों के स्वरूप और गति आदि से है। इन तीनों का विवेचन निम्नोक्त रूप से है। पहला औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। ध्वनियों का उच्चारण वाग्यंत्र से होता है, जिसे उच्चारण अवयव भी कहा जाता है। उच्चारण अवयव संख्या में 22 हैं, जिन्हें 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला चल। ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिन्हें ऊपर उठाया अथवा नीचे गिराया जाता है, वे चल अवयव हैं। जीभ तथा जीभ के विभिन्न भाग और स्तर तंत्रियाँ चल अवयव हैं। इन्हें करण संज्ञा भी कहा जाता है। करण संज्ञा भी दी जाती है। दूसरा है अचल। ध्वनियों का उच्चारण के लिए ऊपर नीचे न किए जाने वाले अवयव अभर्ण कहलाते हैं। ऊपर के दांत, ओष्ठ, तालु के विभिन्न भाग इसी के अंतर्गत आते हैं। स्थूल रूप से कहना चाहे तो कह सकते हैं कि मुख के निचले भाग के अवयव चल और ऊपर वाले भाग को अचल अवयव कहते हैं।
तीसरा है, अब यहाँ ध्वनि की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर विचार कर लेना अनुपयुक्त न होगा। प्रत्येक चेतन प्राणी निरंतर श्वास तथा प्रश्वास प्रक्रियाएं, इसमें निरंतर श्वास, इसका मतलब है शुद्ध वायु को मुख तथा नासिक द्वार से भीतर ले जाना, और प्रश्वास मतलब है फेफड़ों की गंदगी साफ करने से अशुद्ध वायु को बाहर फेंकना। ये क्रियाएं करता रहता है। श्वास प्रक्रिया से इस सेंटेंस को फिर से पढ़ देती हूँ मैं। अब यहाँ ध्वनि की थर्ड नंबर का है, अब यहाँ ध्वनि की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर विचार कर लेना अनुपयुक्त ना होगा। प्रत्येक चेतन प्राणी की निरंतर श्वास तथा प्रश्वास क्रियाएं करता रहता है। श्वास क्रिया से अधिक ध्वनियों का उच्चारण नहीं हो पाता। प्रश्वास क्रिया में बाहर जाती वायु को ही हम स्वर तंत्रियों की सहायता से अपेक्षित रूप देते हैं। इसमें उच्चारण अवयव कहलाता है सहायक होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। उच्चारण अवयव कौन कौन से हैं? पहला उपाली जिह्व, दूसरा भोजन नालिका, तीसरा स्वर यंत्र कंठ पिटक, चौथा स्वर यंत्र मुख काकल, पांचवा स्वर तंत्री ध्वनि तंत्री, छठवा स्वर ग्रंथ मुख आवरण यानी कि अभिकालक, स्वसंत्रावरण, सातवां है नासिक विवर, आठवां मुख विवर, नौवां अलीजिह मीन्स कीवा घंटी सुंडिका, आठवां कंठ, 11वां कोमल तालु, 12वां मुद्रा, 13वां कठोर तालु, 14वां वर्त्स, 5वां तंत, 16वां ओष्ठ, 17वां जिह्वा मध्य, 18वां जिह्वाग्र, 19वां जिह्वार नोक, 20वां जिह्वा, 21वां जिह्वा पश्च, 22वां जिह्वा मूल। उपयुक्त अवयवों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। श्वास नलिका, भोजन नलिका तथा अभिकालक। श्वास नलिका के मार्ग से वायु फेफड़ों से जाती है और उन्हें स्वच्छ करके पुनः श्वास नलिका के मार्ग से ही बाहर आ जाती है। श्वास नलिका के पीछे आमाशय तक फैली भोजन नलिका है और इन दोनों को पृथक करने के लिए दोनों के मध्य एक दीवार है। भोजन नलिका के विवर के मध्य श्वास नलिका की ओर झुकी हुई एक छोटी सी जीभ अभिकाकल अथवा स्वर यंत्र मुख आवरण कहलाती है। भोजन पानी मुंह के मार्ग से होता हुआ जब भोजन नलिका के मुख के पास पहुंचता है तो अभिकाकल नीचे झुककर श्वास नलिका को बंद कर देता है। यदि वह ऐसा न करे तो भोजन श्वास नलिका में चला जाए, जो मनुष्य की श्वास क्रिया रुक सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती है। हम प्रायः देखते हैं कि यदि किसी असावधानी से अन्न का एकाध कण अथवा जल बिंदु श्वास नलिका में चले जाते हैं तो मनुष्य की हांफते हांफते बुरी हालत हो जाती है। उस समय फेफड़े की वायु ही अपनी पूरी शक्ति से अवांछित पदार्थ को श्वास नलिका से बाहर फेंककर मनुष्य को स्वस्थ बनाती है। कदाचित यही कारण है कि भारतीय स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने भोजन करते समय मौन धारण करने के नियम का विधान किया है। जिस प्रकार भोजन का स्वाभाविक मार्ग मुख से होते हुए भोजन नलिका में है, उसी प्रकार श्वास का स्वाभाविक मार्ग नासिक विवर से होते हुए श्वास नलिका में है। पशुओं की ध्वनि सदैव अनुनासिक होती है क्योंकि उनके उच्चारण के समय वायु का अधिकांश भाग उनकी नासिका से ही निकलता है। मनुष्य के उच्चारण में भी कभी कभी अकारण अनुनासिकता आ जाती है। सर्प, सांप,
वक्र, बांका आदि इसके उदाहरण हैं। वस्तुतः मनुष्य जिस प्रकार कभी कभी मुख से श्वास लेता है, उसी प्रकार कभी कभी नासिका से उच्चारण भी करता है। स्वर यंत्र मुख और स्वरतंत्री श्वास नलिका के ऊपर के भाग हैं और अभिकलन के कुछ नीचे अवस्थित ध्वनि उत्पादन प्रधान अवयव ध्वनि यंत्र अथवा स्वरतंत्र कहलाता है, जो किन्हीं व्यक्तियों के गले में उभरी हड्डी टेंटुआ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इस स्वयंत्र से पतली झिल्ली के 2 लचीले कपाट होते हैं, जो स्वरयंत्र अथवा स्वरयंत्र से पतली झिल्ली के 2 लचीले कपाट होते हैं, जो स्वरयंत्र अथवा स्वररज्जु कहलाते हैं। डॉक्टर तिवारी इनके रूपाकार के आधार पर इन्हें स्वर ओष्ठ नाम देते हैं। स्वर ओष्ठों के खुले भाग को स्वर यंत्रमुखी अथवा काकल कहते हैं। सांस लेते तथा बोलते समय वायु इसी मुख मतलब काकल से भीतर आती है और बाहर जाती है। स्वर तंत्रिका के सहारे ही कई प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं। ऐसा करते समय कभी स्वर तंत्रिकाओं को एक दूसरे के समीप कभी एक दूसरे से दूर ले जाना पड़ता है। डॉक्टर तिवारी के स्वतंत्र स्वर तंत्रियों की समीपता और दूरी से उत्पन्न स्थितियों की संख्या 12 मानते हुए उनमें से अधिकतम महत्वपूर्ण 6-7 की जानकारी निम्नलिखित है। पहला, श्वास लेने की स्थिति। इस स्थिति में काकल पंचभुजी की स्थिति में और बहुत अधिक चौड़ा होता है। दूसरा, प्रश्वास श्वास छोड़ने की स्थिति। इस स्थिति में काकल त्रिभुजाकार और कम चौड़ा होता है। तीसरा है कंपन की स्थिति। इस स्थिति में स्वर तंत्रिका एक दूसरे के इतनी अधिक निकट आ जाती है कि उनके मध्य से गुजरने वाली वायु को संघर्ष के साथ ही निकलना पड़ता है। इस स्थिति में काकल संकीर्ण और नीचे ऊपर के किनारों में बंद होने के कारण लंबाई में भी बहुत छोटा हो जाता है। चौथा है उपांशु की स्थिति। इस स्थिति में स्वर तंत्रिका एक दूसरे से मिलकर 3/4 भाग में वायु के आने जाने का मार्ग पूर्णतया बंद कर देता है। स्वर तंत्र का मुख के रूप में केवल 1/4 भाग खुला रहता है। इस स्थिति में अन्य नाम, चाप, फुसफुसाहट आदि हैं। इस स्थिति में उच्चारण के समय ध्वनियों में कंपन नहीं होता। पांचवा है अन्य विभिन्न स्थितियाँ। एक स्थिति वह है जिसमें स्वर तंत्रिका पूर्णतः एक कोने से दूसरे कोने तक सटी रहती है और वायु मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध रहता है, जिसके फलस्वरूप वायु के झटके से स्वर तंत्रियाँ अलग होकर काकल्य स्पर्श ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसमें दूसरा है, एक स्थिति वह है जिसमें स्वर तंत्रियाँ का 3/4 भाग बंद और 1/4 भाग खुला रहता है। इस स्थिति में घोष महाप्राण ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। तीसरा है एक अन्य स्थिति घोष तथा जपित को मध्यवर्ती स्थिति है, जिसमें कंपन अधिक नहीं होता। इस स्थिति में मर्मर ध्वनियों का उच्चारण होता है। स्वर यंत्र स्वरतंत्रियों के सहारे ही नहीं अपितु पूरे शरीर के साथ ध्वनियों के निर्माण में सहायता देता है। छठवां है मुख विवर, नासिक विवर और कौवा। स्वर यंत्र के ऊपर का आवरण मतलब ढक्कन अभिकाकल होता है और इससे उसके ऊपर का स्थान चौराहा है, जहाँ से 4 मार्ग हैं। श्वास नलिका मुख विकार 4 ओर निकलते हैं। इस चौराहे के बीच अभिकाकल के समान मुख विवर और नासिक विवर से फूटते हुए मार्ग पर जीभ
के आकार का मांस का छोटा सा भाग होता है, जिससे छोटी जीभ अलीजिह्वा अथवा कौवा कहा जाता है। इसका कार्य कोमल तालु के साथ काकल की भांति कभी कभी मार्ग अवरुद्ध करता है। कोमल तालु के साथ कौवा 3 अवस्थितियों में आता है। पहला प्रथम स्वाभाविक और साधारण अवस्था है, जिसमें यह ढीला होकर नीचे की ओर लटकता रहता है, जिससे मुंह बंद रहता है और श्वास नासिका विवर से होकर ही अबाध गति से होकर आता जाता है। दूसरा है द्वितीय अवस्था में कौवा तन कर नाक के मार्ग को बंद कर देता है, जिससे वायु मुख विवर से ही आती जाती है। तीसरा है तृतीय अवस्था में कौवा मध्य में रहता है, न शिथिल होता है न ही तनता है, जिसमें वायु मुख और नासिक दोनों से होकर निकलती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ध्वनियों के उच्चारण में कौवा की द्वितीय और तृतीय स्थिति अत्यंत सहायक होती है। किन्हीं भाषाओं उर्दू, फारसी और अरबी आदि की ध्वनियों के उच्चारण में कौवा प्रत्यक्ष रूप से भी सहायक होता है। तालु, जिह्वा, दंत और ओष्ठ। मुख विवर के ऊपर की ओर तालु है, जिसके कंठ स्थान और दांत के मध्य में क्रमशः 4 भाग होते हैं। कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु और वत्स। इन चारों की जिह्वा के विभिन्न भागों का स्पर्श कराकर इनसे विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। मुख विवर के निचले भाग में जिह्वा है, जो उच्चारण अवयवों में सर्वप्रधान है, क्योंकि प्रायः सभी भाषाओं की ही अधिकांश ध्वनियाँ इसी जिह्वा की सहायता से बोली जाती हैं। जिह्वा दांत तथा तालु के विभिन्न भागों को छूकर अथवा उत्क्षेप, लोड़न आदि करके विभिन्न ध्वनियों का निर्माण करती है। दांत भोजन चबाने के साथ बोलने में भी सहायता करते हैं। ध्वनि निर्माण के ऊपर के दांत ही अधिक उपयोगी हैं, जो नीचे के ओष्ठ अथवा जीभ से मिलकर ध्वनि का निर्माण करते हैं। इनके मुख्य भाग 2 हैं, मूल और अग्र। कभी कभी मध्य भाग की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। नंबर 2, संवहनिक अथवा प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान। डॉक्टर तिवारी भौतिकी में केवल ध्वनि विज्ञान कहे जाने वाले विज्ञान को संवहनिक ध्वनि विज्ञान नाम देते हुए लिखते हैं। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि ध्वनि कैसे लहरों द्वारा वक्ता के मुंह से श्रोता के कान तक ले जाई जाती है। ऐसा होता है कि फेफड़े से चली हवा ध्वनि यंत्रों की सक्रियता के कारण आंदोलित होकर निकलती है और बाहर की वायु में अपने आंदोलन के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार के कंपन से लहरें पैदा कर देती है। ये लहरें ही सुनने वाले की कान तक पहुंचती हैं। वस्तुतः ध्वनि लहरों का गंभीर अध्ययन भौतिक समाज में किया जाता है। भाषा विज्ञान में इसकी विशेष उपयोगिता नहीं है। तीसरा है श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। श्रवण का संबंध कर्ण इंद्रिय से है। कान 3 ब्राह्म्य, मध्यवर्ती तथा भीतरी भागों में विभक्त है। बाह्य कर्ण के 2 भाग हैं, टेढ़ा मेढ़ा ऊपरी भाग और भीतर तक गया 1 इंच लंबा छिद्र, जिस पर पड़ी झिल्ली उसे मध्यवर्ती कान से जोड़ती है। श्रवण क्रिया की दृष्टि से बाह्य कर्ण का यह छिद्र भी उपयोगी है।
मध्यवर्ती कर्ण 3 छोटी अस्थियों से बनी एक कोठरी है। इन अस्थियों का एक सिरा बाह्य कर्ण की झिल्ली से और दूसरा सिरा भीतरी कर्ण के बाहरी छिद्र से जुड़ा रहता है। भीतरी कर्ण संख के आधार पर अस्थिर समूह और जिसके खोखले भाग में उसी आकार की झिल्लियां हैं और दोनों के मध्य एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ भरा है। इस भाग के भीतरी सिरे में झिल्ली से श्रावणी शिरा के तंतु आरंभ होते हैं और मस्तिष्क से जुड़े रहते हैं। ध्वनि लहरें कान में पहुंचने पर बाहरी कान की भीतरी झिल्ली पर कंपन उत्पन्न करती है। जिसका प्रभाव मध्यवर्ती कर्ण की अस्थियों से होता है और भीतरी कर्ण की द्रव्य पदार्थ पर पड़ता है और लहरें उठती हैं। इसकी सूचना श्रावणी शिरा के तंतुओं द्वारा मस्तिष्क को दी जाती है और व्यक्ति सुन लेता है। तो ये था ध्वनि विज्ञान के बारे में।